हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस का जो है फोर्थ पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि कौन जीवीय कारक नहीं है। जीवीय कारक का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिसमें जीव है, ठीक है, वह जीवी कारक होता है। और ये पूछा है कि कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेड़ पौधे में जीवन होता है, जंतु है तो जीवन है, ठीक है, और सूक्ष्म जीव भी हैं तो इनमें भी जीवन होता है। लेकिन जीवन नहीं है वह है प्रस्तर। प्रस्तर का मतलब होता है फ्रेंड्स पत्थर, ना, पत्थर में जो है क्या है, जीवन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शब्दों को देखिएगा फ्रेंड्स कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो जीवी मतलब जिनमें जीव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन का घटक, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, तो देखिए, मानव है तो बिल्कुल है पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण में मनुष्य है, रहता है। ठीक है, तो मानव है। वायुमंडल है तो वायुमंडल भी पर्यावरण का घटक है। और जलमंडल मतलब पृथ्वी पर जल भी होता है। लेकिन जो सौर मंडल होता है फ्रेंड्स, इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, अंतरिक्ष आ जाता है, इसलिए सौर मंडल जो है वह पर्यावरण का घटक नहीं है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, सौर मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु बिल्कुल पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। रिश्ते नाते संस्कृति, तो पर्यावरण है तो रिश्ते नाते संस्कृति भी आती है फ्रेंड्स। ठीक है, और मकान है, सड़क है, पूजा स्थल है, ठीक, तो ये भी हमारे पर्यावरण में ही हैं। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण वह है फ्रेंड्स जो हमको दिखाई दे रहा है ना, जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें हम रह रहे हैं, वह सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, प्रकृति और जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, तो क्या अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, वनों की कटाई करना, तो मनुष्य ही तो वनों की कटाई करता है, तो यह सामाजिक सांस्कृतिक कारण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, शिकार भी मनुष्य करता है, ठीक, और निर्माण भी कार्य भी मनुष्य करता है। ठीक है, सामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यह जो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख घटक हमने आप लोगों को बताया था ना कि पर्यावरण के घटक। अब देखिए, पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक, तो जो प्रकृति के द्वारा हमको मिले हुए हैं। ठीक, तो इसमें आप देखिए, सभी जीव आ जाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक, भूमि भू आकृति कारक है, जे भी भू आकृति कारक, जैसे पर्वत, पठार, ठीक, ये सब चीज़ें भू आकृति कारक हैं। जलवायु वी कारक हैं। ठीक है, जलवायु जो मौसम संबंधी कारक हैं। तो ये सभी फ्रेंड्स जो होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के घटक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वह जाएगा डी पर। फ्रेंड्स, हमेशा आप लोग शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो जैसे प्राकृतिक आपको बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त है, कि वो मनुष्य तो निर्माण कर नहीं सकता है ना, सभी जीव हैं, जो भू आकृति है, जलवायु कारक हैं, तो ये सभी कैसे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, मतलब इनके द्वारा ही पर्यावरण का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए,
पर्यावरण अध्ययन, एक मिनट, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती। तो पर्यावरण की जो प्रकृति है फ्रेंड्स, सॉरी, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है निम्न में से समर्थन नहीं करती। मतलब पर्यावरण अध्ययन में हम समर्थन नहीं करती। किस चीज़ का समर्थन नहीं करती? कि बच्चे कम गलतियाँ करें, ठीक है, इसका समर्थन करती है क्या पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति? तो बच्चे कम गलतियाँ करें इसका समर्थन करती है क्या? ठीक, इसको हम छोड़ देते नहीं, इसका समर्थन नहीं करती है। ठीक है, बच्चों को करके सीखने के अवसर मिले। देखिए फ्रेंड्स, अवसर मिले, कीवर्ड यदि आ जाए ना कि अवसर मिले, ठीक है, तो अवसर मिले तो ये तो हाँ ठीक है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, तो अगर पर्यावरण अध्ययन में यदि हम बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाते हैं या पर्यावरण के द्वारा हम पढ़ाते हैं बच्चों को, या पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ाते हैं, तो बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, मतलब वो जिज्ञासु हो रहे हैं। तो ठीक है, अध्ययन की प्रकृति है पर्यावरण अध्ययन की, क्योंकि जब बच्चे जिज्ञासु होंगे तो बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। ठीक, तो यह भी समर्थन करता है। तो बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिल, तो पर्यावरण अध्ययन में क्या करता है, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त अवसर भी मिलते हैं, स्थान भी मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों राइट ऑप्शन है। और क्या है, समर्थन नहीं करता। तो यह बच्चे कम गलतियाँ करें, यह समर्थन नहीं करता पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो बच्चे कम गलतियाँ करें या ज़्यादा गलतियाँ करें, तो यह कोई भी सब्जेक्ट जो है अध्ययन के दौरान समर्थन नहीं करता है। ठीक है, वह बच्चे के ऊपर निर्भर है कि बच्चा कहाँ तक सीख पा रहा है, ठीक है, और कहाँ तक गलतियाँ उसके कम हो पा रही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर, एक मिनट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, किसका है? देखिए, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ठीक है, यदि पर्यावरण अध्ययन हम प्राथमिक स्तर में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ठीक है, यह इसका पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाने का उद्देश्य यह है। ठीक, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना, ठीक, तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो यह भी हमारा ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं ये। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, तो यह भी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। और इसका जो ऑप्शन जो रहेगा वह है सी, जो राइट ऑप्शन रहेगा, कि अपना ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो अपने ज्ञान का विस्तार करना, तो टीचर अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो ऐसा पर्यावरण अध्ययन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो फ्रेंड्स, ये बिहार का क्वेश्चन है कि बिहार जो स्टेट है वहाँ पर कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत है, उपविषय है, समन्वित है या वैकल्पिक है? तो देखिए, जब बिहार राज्य में जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है वह है फ्रेंड्स वैकल्पिक। मतलब वह विकल्प के आधार पर पढ़ाया जाता है कि बच्चे चुन सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, तो वैकल्पिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण की क्या परिभाषा है? तो देखिए, एबायोटिक या एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ों जो तो हमें घेरती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह होगा फ्रेंड्स चीज़ें जो हमें घेरती हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा बायोटिक और
एबायोटिक और बायोटिक घटक है, लेकिन सबसे सटीक आंसर इसका ये है कि चीज़ें जो हमको घेरती हैं, चाहे वो बायोटिक हो और चाहे वो एबायोटिक हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो देखिए जब हम प्राथमिक कक्षाओं में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन से उद्देश्य हैं प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के। तो फ्रेंड्स देखिए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों पर सिद्धांतों को रट कर याद करना। तो फ्रेंड रट कर याद करना है, तो यह क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं, यह उद्देश्य हमारा नहीं है। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा जो जाएगा वह ए पर जाएगा। और हम देख लेते हैं कि कौन से उद्देश्य, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, ठीक है, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण ऐसे कौशलों का विकास करना। तो फ्रेंड्स यह भी हमारा उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं में शिक्षा देने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं फ्रेंड्स। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयों प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को खाली स्थान द्वारा संबोधित करती है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयों, तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बहुत से विषय आते हैं, है ना। तो मतलब इसमें प्रकृति पर्यावरणीय जो मुद्दे होते हैं खाली स्थान द्वारा संबंधित होते हैं। ठीक, तो इसमें हमें देखना है किससे संबंधित होते हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। ठीक है, तो यह तो संबोधित नहीं करते हैं। ठीक, और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से, तो यह भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं सी पर, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग पर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा राइट ऑप्शन डी। देखिए, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, देखिए इसमें सब कुछ है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी। ठीक है, तो मतलब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये विषय सम्मिलित हैं। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो इसके अंतर्गत विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, ये चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन जो है वह कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत बहुत सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे सभी सब्जेक्ट पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए पर्यावरण जो सब्जेक्ट होता है वह, उसमें सभी सब्जेक्ट समाहित होते हैं। ठीक है, हम यह कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु, पर्यावरण जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें विषय वस्तु या थीम आधारित उपागम को अपनाने में समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। तो हमें इसमें तर्क देखना है कि उसकी थीम अपनाने में सबसे अधिक सशक्त कौन सा जो कथन है। देखिए, यह पाठ योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो यही जो है वह राइट ऑप्शन है कि जो पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की जो थीम है सबसे अधिक तर्क और सशक्त है कि यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में। तो देखिए फ्रेंड, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या क्या होते हैं। देखिए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए।
तो इसमें क्या बोल रहा है कि परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, रटकर सीखने को करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट देखिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, तो ये भी ठीक है। अब बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, तो केवल शब्द जो होता है कि केवल लिखित जानकारी दें, मौखिक भी तो दे सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा, देखिए बी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए बी इसका जो होगा राइट ऑप्शन होगा, इसमें 2 और 3 जो है ऑप्शन सही है। तो चलिए देख लेते हैं 2 और 3 कौन कौन से थे। 2 और 3 जो है इसके वो है राइट ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड्स कि परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन में परिभाषाओं और व्याख्यानों के द्वारा ही तो बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब दूर रखा जाना चाहिए तो गलत हो गया ना। फिर रटकर सीखने को हतोत्साहित, ठीक है, बच्चों को रटने पर बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा सही है। और दूसरा कौन सा है, बी सही है कि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो हमारे लिए ये दोनों ही पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु में होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो जो हमारा पर्यावरण है फ्रेंड्स, उसकी जो स्वच्छता और शुद्धता का हमें मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। किस चीज़ का प्रमुख उद्देश्य है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का है या भावनात्मक क्षेत्र का या मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी पर कि भावनात्मक क्षेत्र का है। ठीक है, तो स्वच्छता और शुद्धता हमारे भाव से संबंधित होते हैं, भावनात्मक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, क्योंकि स्वच्छता और शुद्धता में क्या होता है, भाव से संबंधित होता है, भावनात्मक है, संज्ञानात्मक भी नहीं है और मनोकार्यात्मक भी नहीं है, भाव है एक स्वच्छता और शुद्धता। ठीक है, तो चलिए इसका राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविता और कहानी को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है वह नहीं है। मतलब पर्यावरण जो अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियाँ शामिल हों और उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो हमको यह देखना। देखिए फ्रेंड्स, कविता और कहानियाँ यदि शामिल होगी तो विषय में रुचि का विकास होगा। ठीक, तो विषय में क्या होगा, रुचि का विकास होगा, तो यह उद्देश्य तो होगा। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो हाँ यह भी उद्देश्य होगा फ्रेंड्स कि रोज़ हम जो है विषय वस्तु में एक रस जो है एक उसमें पढ़ा रहे हैं, एक चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, बोर होते हैं। ठीक है, तो विषय वस्तु में बदलाव भी होगा क्योंकि हम कहानी और कविताएं भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षार्थी को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, तो यह जो है इसका उद्देश्य नहीं है कि आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका और राइट उद्देश्य क्या होगा, शिक्षार्थियों को कल्पनाशील और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो हमारा जो होंगे राइट ऑप्शन जो जाएगा हमारा सी पर जाएगा कि आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, कविता और कहानी शामिल करने का यह उद्देश्य नहीं है पर्यावरण अध्ययन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आते हैं फ्रेंड्स। 4 क्वेश्चन और हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए फ्रेंड, अभी हमने कविता और कहानियाँ उद्देश्य है क्या है और क्या नहीं है, तो हमें ये दोनों चीज़ें याद रखना कि उद्देश्य है यदि हमको पता है तो हम नहीं है अपने आप निकल के सामने आएगा। ठीक, चलिए देखिए, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, यदि पहेलियाँ शामिल कर रहे हैं तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना ये है, तो इसका उद्देश्य है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, तो तर्क शक्ति का विकास करना यह भी उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना
और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो आनंद उठाने देना या भ्रमित करना यह पहेलियों का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और इसका उद्देश्य एक ये भी है फ्रेंड्स कि सृजनात्मकता, चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो यह भी हमारा पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य है पर्यावरण में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमको किसी चीज़ के उद्देश्य के बारे में पता नहीं कि उसका उद्देश्य है क्या, तो उद्देश्य क्या है वो तो देखिए उद्देश्य पता होंगे तो हम नहीं है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का उद्देश्य भ्रमित करना या आनंद उठाने देना ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जैसे भ्रमित करना या आनंद उठाने जैसे शब्द जो होंगे वह निगेटिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए सबसे अधिक उद्देश्य जो है कौन सा उपयुक्त है। देखो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, तो यह इसका उद्देश्य नहीं होगा कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। सर्वाधिक पूछ रहा है, ठीक। अभिभावकों को संतुष्ट करना, तो अभिभावकों को संतुष्ट करना भी इसका उद्देश्य नहीं है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो यह भी इसका बहुत अच्छा जो है उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, तो यह इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स कि शिक्षार्थियों के लिए कौन सा सृजनात्मक माध्यम जो है उपलब्ध कराना सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक स्तर की ईवीएस, देखिए प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें क्या बात है, सम्मिलित करने का कारण है, क्या कारण है? तो आमोद प्रमोद प्रदान करना ये तो कारण हो नहीं सकता फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, जो मूल संकल्पनाएं हैं उसमें वृद्धि करना, और विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन करना, और विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों तो सही हैं, ठीक है। तो मूल संकल्पना अधिगम में वृद्धि करना, ठीक है, और नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना, मतलब नित्य प्रतिदिन एक सा सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन करना तो उनको अच्छा लगेगा, और विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, तो यह भी क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो साहित्यिक रुचि उत्पन्न करने की बच्चे पढ़ने लगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा ए पर जाएगा कि विषय वस्तु में अधिगम में आमोद प्रमोद। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में तो इसका जो कारण होगा वो विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा कहा सम्मिलित करने का कारण है नहीं है, ठीक है। तो नहीं है का मतलब ये है कि आमोद प्रमोद प्रदान करना, यह इसका कारण नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें जो करेक्शन कर लेना कि नहीं है, ठीक है, बाकी सब हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट में। देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन में जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे पढ़ते हैं उनकी पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होना चाहिए। देखिए
कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, जब हम पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें नहीं है पूछा है। ठीक है, तो अभी हम हैं देखते हैं। तो यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, करता है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में वास्तविक कहानियाँ और घटनाएँ भी शामिल होती हैं। ठीक है, तो दो हमारे ठीक हैं। अब देखिए, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाएं, छोटे बच्चे हैं तो अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये सी होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, यह प्राकृतिक और सामाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो यह जो है हमारा राइट ऑप्शन, मतलब इसका उद्देश्य ये विशेषता है, लेकिन इसकी जो विशेषता जो है वह नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कि परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ऐसा नहीं है। ठीक, अमूर्त बोला है फ्रेंड्स और परिभाषाएं। ठीक है, तो जहाँ पर परिभाषाएं या अमूर्त अवधारणाएं, छोटे बच्चे हैं तो अमूर्त अवधारणाएं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, छोटे हैं, और वो अमूर्त अवधारणाएं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम यही क्लास समाप्त करते हैं। और जो भी मेरे भाई बहन हैं जिनको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी भाई बहन हैं तो जिनको मेरा वीडियो मिला तो वह शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।